नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। किसान आंदोलन का समाधान कब निकलेगा, पिछले 9 महीने से सवाल यही है और 12 दौर की वार्ता विफल रहने के बाद कुछ उम्मीद संसद के मानसून सत्र से भी थी कि किसान के मुद्दे पर यहां चर्चा होगी, लेकिन यह पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। फिलहाल ना तो अभी तक बातचीत की कोई उम्मीद है, ना ही समाधान का कोई रास्ता। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन के आगे की रणनीति को अब बना रहा है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत हुई, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया कि कानून वापसी तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। टिकैत ने यह भी कहा कि उनकी लड़ाई केंद्र से है, न कि हरियाणा सरकार से। किसान मोर्चा आंदोलन की आगामी रणनीति को तैयार करने में जुटा है, तो फिर अंबाला और पानीपत के सराना में किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में भी आज जमकर हंगामा हुआ है। अंबाला में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस लाइन का ही विरोध किया और इसके बाद 5 किसानों को रिहा करना पड़ा। इसराना में भी थाने के घेराव के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हुई। दोनों ही तस्वीरें आपके सामने हैं। तो एक तरफ तो किसान आंदोलन कर रहे हैं, 9 महीने का वक्त हो चुका है। राकेश टिकैत कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर उनकी तरफ से किसान महापंचायत में भी इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि उनकी लड़ाई केंद्र सरकार के साथ है, राज्य सरकार के साथ नहीं। लेकिन किसानों की मांगों को जब तक नहीं माना जाता है, तब तक किसान वहां से हटने वाले नहीं हैं। अंबाला और पानीपत की 2 तस्वीरें इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि किसानों की गिरफ्तारी को लेकर के ये विरोध हुआ और यहां पर भी पुलिस चौकी को घेरा गया और उसके बाद किसानों को रिहा भी हालांकि कर दिया गया। लेकिन किसान लगातार विरोध जता रहे हैं और जब भी किसानों की गिरफ्तारी होती है तो फिर किसानों के द्वारा विरोध करके किसानों की रिहाई को भी करवाया जाता है। ये 2 तस्वीरें हाल की ही हैं, अंबाला और पानीपत की, जहां पर किसानों ने विरोध किया और विरोध के चलते जो थाने के घेराव हैं वो भी किए गए हैं। अब लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या थाने का घेराव करना ये रास्ता सही है, हाईवे रोकना या बैरिकेडिंग तोड़ने से क्या बात बनेगी? और 9 महीने से जारी किसान आंदोलन का आखिर हल क्या होगा? क्योंकि मानसून सत्र में जो उम्मीदें थी वो भी पूरी नहीं हुई और मानसून सत्र में किसान आंदोलन को लेकर के ना तो कोई रास्ता निकला, ना ही कोई बात, और अब वार्ता होगी कैसी, ये सवाल बरकरार है। किसानों की गिरफ्तारी से यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये बात राकेश टिकैत ने भी महापंचायत के अंदर कही। तो कुल मिलाकर के कि किसानों का विरोध लगातार चल रहा है, आंदोलन के बीच में समाधान का रास्ता कैसे निकले, ये सवाल बहुत बड़ा है और ये सवाल लगातार बरकरार है। और अब आगे भी इस किसान आंदोलन को लेकर के जो रणनीति बनाई गई है, उस रणनीति के तहत अब आगे किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से क्या स्टेप लिए जाते हैं ये भी देखना होगा और उसका असर किसान आंदोलन पर क्या होगा ये भी सवाल है। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने से यह आंदोलन दबने वाला नहीं है। इसके साथ उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई केंद्र सरकार से है, ना कि हरियाणा सरकार से। सरकार से बातचीत पर उन्होंने बोला कि वार्ता के लिए सरकार बुलाएगी तो किसान नेता जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर खिलाड़ियों से नहीं मिलने देने का आरोप लगाया। बड़ी पंचायत है, उसकी तैयारी की बातचीत है। कहाँ पर होगी? ये मुजफ्फरनगर में होगी और उसमें पंजाब से, हरियाणा से, सब जगह से उसमें लोग आएंगे और एक रूपरेखा बनाई जाएगी। क्योंकि मुजफ्फरनगर को भी एक रणनीतिक क्रम भूमि मानते हैं। वहाँ पे कई प्रधानमंत्री वहाँ पे गए, टिकैत साहब के टाइम में जितने प्रधानमंत्री हुए उसी कुल्ली जरूर गई, मुजफ्फरनगर की जमीन पर जरूर गई। मान जाइए कि अभी क्या को टाइम ज़्यादा हो गया, भारत संगठन बन रहा, देश का किसान और जवान इकट्ठा लग रहा हूँ, तो ये लड़ाई तो लड़ी जाएगी भाई। देखो, सरकार अगर बीजेपी की होती है, यहाँ पर बात सुन रहा आप सब लोग, तो वह बात जरूर मान रखती है, बात करती है। सरकार बीजेपी की नहीं है, सरकार किसी पार्टी की भी होती है तो वह बातचीत करती है। उनके लीडर है जिन्होंने गांव में काम करा है, उस विचारधारा के लोग आज भी इस पार्टी में हैं, उनकी चलती नहीं है। वे अगर बुजुर्ग हो गए तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उनको बंद कमरे में, एक कमरे में, कोठरी में आप गिर दोगे और बाहर से ताला लगा दोगे, उनकी विचारधारा को कैद करोगे। आप क्यों नहीं संपर्क करते उनसे? अरे हम तो, अरे कहाँ लग रही किसकी चरण, तुम किसकी बात लग रही करण, यहाँ जो जवान पे वहाँ बंदूक का पहरा है। तो राकेश टिकैत की बात को आप सुन रहे हैं। राकेश टिकैत हमेशा से इस तरह के जो बयान हैं वो देते हैं और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के वो इस बात को कई बार कह चुके हैं कि केंद्र के अंदर उनकी जो लड़ाई है वो दरअसल किसानों की लड़ाई अगर भारतीय जनता पार्टी होती तो शायद मान भी लेती, लेकिन देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार नहीं है, यानी कि इशारा उनका सीधे पूंजीपतियों की तरफ है और वो इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं। आज भी उन्होंने इस बात को कुरुक्षेत्र के अंदर कहा। लेकिन सवाल वही बहुत महत्वपूर्ण बरकरार है
कि आखिर अगर बातचीत का रास्ता नहीं निकलेगा तो समाधान इसका आंदोलन का क्या है। सवाल इस बात का भी है कि आखिर कैसे 12वें दौर की वार्ता जो रुकी और उसके बाद से आगे तक ये बढ़ी नहीं, उसको कैसे आगे ले जा पाएंगे दोनों ही पक्ष, ये भी सवाल है। और आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल, उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल यही है, कानून की जो लड़ाई है आखिर थानों के घेराव तक क्यों आ गई है, क्योंकि थानों का घेराव हो रहा है। 2 तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई। दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ ये भी है कि थानों के घेराव से क्या रिहाई का जो रास्ता निकाल रहे हैं किसान वो सही है। सवाल इस बात का भी है कि हाईवे को रोकना, ये बैरिकेटिंग को तोड़ना, क्या इससे बात बन जाएगी। ये अपने आप में कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं और आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ किसान आंदोलन और इसके अलावा मानसून सत्र के अंदर जो हल नहीं निकला, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे और आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। भारत भूषण जुयाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारत भूषण जुयाल जी, बहुत स्वागत आपका। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बालमुकुंद शर्मा जी, आपका भी स्वागत। विजेंद्र रेड्डू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी स्वागत। और राजेश दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी, आपका भी बहुत स्वागत। राजेश दहिया जी, चर्चा की शुरुआत में हमेशा की तरह आपसे ही करूंगा। किस तरीके से देखें, एक तो 9 महीने का वक्त बीत गया, बातचीत का तो कोई रास्ता अभी भी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया और आज राकेश टिकैत भी पहुंचे कुरुक्षेत्र, जहां पर उन्होंने ये कहा कि आंदोलन की रणनीति आगे की बन गई है, लेकिन किसानों की गिरफ्तारी से आंदोलन दबने वाला नहीं है। मैं आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा इसके ऊपर। आयु से हम किसानों को ये बदनाम करते थे कि किसान वार्ता के लिए जाते हैं लेकिन वार्ता नहीं करते हैं। अब आपने मानसून सत्र में देख लिया हुआ कि जहाँ बुद्धिजीवी बैठते हैं, चुने हुए सदस्य हैं, जिनको बीजेपी वाले कहते हैं कि चुने हुए सदस्य हैं, वो भी कोई रास्ता नहीं निकाल पाए। तो इससे सिद्ध होता है कि जो सरकार है, जो पूंजीपति सरकार है, वो किसानों की फेवर की बात करने के लिए तैयार नहीं है। रही बात कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र जो है हमारी हरियाणा की धर्म नगरी है और जो भी यहाँ हमारी शुरुआत होती है, जैसे यूपी में मुजफ्फरनगर है, तो हरियाणा में हम कुरुक्षेत्र से मान के चलते हैं। रही किसानों की बात, सरकार ने हमारे किसानों को पारने के लिए, आंदोलन को खराब करने के लिए तरह तरह के स्टैंड अपनाए हैं। अब ये उन्होंने एक नया सिस्टम बना दिया है कि पुलिस को कहीं न कहीं किसानों को रगड़ दो, जिससे किसान वापस आएंगे। जिस तरह देखा थाना कराना के अंदर, वहां पर जो पहले गए थे तो किसानों को आश्वासन दिया था कि 10 दिन में तुम्हारे जो मुकदमे ये खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन आज जब वहां इकट्ठे हुए तो ये बहाना मार दिया कि आप लिखते थे क्या नहीं गए थे। अरे वहां पे जो बुद्धिजीवी बैठे हैं, जो एसएसओ है यहाँ का, वो डीएसपी होगा वहां का, तो उसको इतना ज्ञान नहीं होता है कि किसान तो अनपढ़ आदमी मान लो, समझदार नहीं है, लेकिन वो तो कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते। उन्होंने सरकार को की बात मानकर किसानों के साथ धोखा किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज किसानों ने थाने का घेराव करना पड़ा। ये जो सरकार है, इसी जैसे कहा ये टिकैत साहब ने, ये पूंजीपतियों की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है और पूंजीपतियों के इशारे पे काम कर रही है और किसान इनसे दबने वाला नहीं है। ये बात। लेकिन दहिया जी, मुझे बताएं कि बार बार ये जो टकराव की स्थिति बनती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये पहली बार है, न जाने कितने हो, जब से आंदोलन चल रहा है बहुत सारी तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं, पुलिस के साथ टकराव या थाने का घेराव। क्या इसके पीछे आप ये मानते हैं कि सरकार जिम्मेदार है या फिर आपको लगता है कि ये रास्ता सही है, और अगर ये सही है तो क्या ऐसे समाधान निकलने की कोई उम्मीद है क्या? आयुष्य, ये रास्ता सही नहीं हो सकता, ये आप भी मानते हैं और प्रजातंत्र में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कानून प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि उसमें किसान जा नहीं सकता। अब आपने कहा कि किसान जो है, पहले भी मैं आपके चैनल से कह चुका हूँ कि किसान का बेटा सरहद पर गोली खाता है और लड़ाई के लिए तैयार रहता है, 24 घंटे वो तैयार रहता है अपनी जान जोखिम में डालने के लिए। अभी आपने ये जो टोक्यो में ओलंपिक हुए थे, इसमें देखा होगा कि किसान के बेटे कितने ओलंपिक में मेडल लेके आए हैं। किसान को, अगर ये सरकार, कोई भी सरकार किसान को स्वतंत्र रूप से उसकी मदद करेगी तो किसान वो आदमी है या पुरानी लगाओ कि जो इस देश को पता कहाँ ले जाए। आज 70 साल से ज्यादा हमारा देश आजाद हो चुके हैं, लेकिन किसान की पीठ में हर सरकार थोड़ा घोटती रहती है। किसान की आज की जो है वो सुन नहीं पाई है, लेकिन वो किसान की हिम्मत देखो कि वो हमारे देश की खर्च को भी कंट्रोल कर रहा है, हमारे देश का अन्नदाता भी हुई है। तो आपको हरित पक्ष देखा होगा कि आज लाल बहादुर शास्त्री साहब, आज तक कभी हमने अनाज को इम्पोर्ट नहीं किया, बल्कि यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, चावल यहाँ मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है। और आपने देखा होगा कि मेडल लाने में भी अगर हमारी सरकारें इन सपोर्ट के जो बच्चे हैं उनको पूर्ण रूप से सहयोग करे, उनकी बातें माने, उनको पूर्ण राशि दी जाए। पहले मतलब ओलंपिक में जाने से पहले उनके साथ 4 साल तैयारी की जाए तो वो यहाँ पर मेडलों की व्यवस्था ला देंगे। तो कोई भी सरकार हो, नॉट ओनली बीजेपी, मैं सभी सरकार जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उनसे ये कहता हूँ
कि उनका सबसे जो अपॉर्चुनिटी होती है वो किसान की मदद करेंगे तो ये देश तरक्की करेगा। लेकिन ये जो सरकारें हैं ये किसान को वो भेड़ मानती हैं कि जिसकी ऊन उतार लेते हैं और उसको फिर छोड़ देते हैं खुला। तो इसलिए आयुष जी, ये जो हमारी रणनीति है जो हम बनाने जा रहे हैं अगले महीने तुम्हारी महापंचायत होगी, उसमें हमने पहले ही बोल दिया था कि जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे किसान अपने घरों को नहीं जाएंगे। चाहे यहाँ पर 500 शहीद हो जाए, चाहे 5000 शहीद हो जाए, हम यहाँ पर लड़कर मरना पसंद करेंगे लेकिन अपने घरों पर नहीं भारत भूषण जाएंगे। जुएल ये बात आपने की घेराव की, मैं घेराव के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये सरकार जानबूझ के घेराव करती है, जानबूझ के बीजेपी वाले जेजेपी वाले अपना प्रोग्राम रखते हैं कि झगड़ा हो जाए। हमारे टिकैत साहब ने कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो केंद्र से थी, क्योंकि कानून केंद्र ने बनाए थे, लेकिन हमारा जो किसान जो दिल्ली जा रहा था रामलीला ग्राउंड में, वो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बॉर्डर पर रोके अपने गले में खुद आफत डाल ली। अगर हम रामलीला ग्राउंड में जाते तो हमारी आज तक वार्ता जो है वो होकर सफल हो सकती थी। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये सिर्फ केंद्र सरकार को खुश करने के लिए यहाँ का जो बॉर्डर को जो सील करना प्रोग्राम किया था वो बहुत गलत किया था, जिसका परिणाम ये है कि 9 महीने से हमारे जितने भी हैं बॉर्डर सील हुए पड़े हैं और किसान भी परेशान है और जनता भी परेशान है। चलिए भारत भूषण जुएल जी जवाब दें। देखिए आयुष जी, 9 महीने के लगभग इस किसान आंदोलन को शुरू हुए हो गए। मैं ये मानता हूं कि जिस समय किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस समय जब केंद्र में 3 बिल आए थे, 3 कानून बने थे, तो किसानों को उन कानूनों के बारे में ज्ञान नहीं था। उनको ये लगा था कि भाई पता नहीं मसौदे में क्या है, और किसान जो नेता है उन लोगों ने 40 संगठनों ने इकट्ठे होकर इसका विरोध शुरू किया। अब विरोध शुरू किया तो विरोध में 3 बिंदु निकल करके आए थे कि किसानों को 3 बिंदुओं पर शंका थी कि सरकार की मंशा से पहले या एक जो भी अनभिज्ञ थे और पूरी उसमें क्लैरिटी नहीं थी। एक बिंदु तो ये था कि किसान के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके माध्यम से किसान की भूमि जो ठेकेदारों पर चली जाएगी, कब्जा हो जाएगी। एक ये था कि अगर कॉन्ट्रैक्टर और किसान के बीच में कोई विवाद आता है तो उसको एसडीएम सॉल्व करेंगे, तो न्यायिक प्रक्रिया में यानी कि अदालत में किसान नहीं जा पाएगा और एसडीएम जो है सरकार को खुश करने के लिए, पूंजीपतियों को खुश करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के पक्ष में जो है वो निर्णय दे सकता है। और एक ये था कि मंडियों को समाप्त कर दिया। ये 3 बिंदु मुख्य रूप से मंचों से आए थे, किसान संगठनों से आए थे। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इन बिंदुओं पर वार्ता शुरू हुई तो किसान नेताओं ने एक बात का रट पकड़ ली, तीनों किसान जो बिल है, कृषि बिल है, वो काले हैं, इनको तुरंत जो है निरस्त कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, इनकी कोई जरूरत नहीं। यानी कि जो था वो शिफ्ट हो गया, जो मुद्दा था वो शिफ्ट होकर के चला गया। अगर उन्हीं 3 बिंदुओं पर बात चल रही होती तो सरकार तैयार हो गई थी। 10, 12, 11 वार्ताओं में यही सरकार का हमेशा ये कहना रहा कि जिन बिंदुओं पर शंका है उसके समाधान के लिए आप एक ड्राफ्ट बताइए कि इन बिंदुओं का समाधान कैसे हो सकता है, करने को तैयार है। और सरकार उस दिशा में काम करती रही। रबी की खरीद की फसल आई, सरकार ने एमएसपी पर उच्चतम दामों पर किसानों के फसलों की खरीद की, और हरियाणा प्रदेश ने तो इसमें रिकॉर्ड तोड़ा कि 11 जीन्स पर जो है एमएसपी डिक्लेयर भी की और खरीद भी की। और उसके बाद जो है जब ये शिफ्ट हो गया तो उसके बाद धीरे धीरे नेताओं का जो आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी उसमें राजनीतिक मंशाएं भी शामिल हो गई और वो वर्चस्व की लड़ाई बन करके धीरे धीरे आंदोलन एक प्रकार से अराजकता की तरफ चला गया। अराजकता का उदाहरण आया है। देखिए, तो इसी आंदोलन के समय में बंगाल की एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना भी सामने आई। एक समुदाय विशेष के व्यक्ति को, मुकेश को, ये कह करके भी तुम्हारा वर्ग हमारा इस आंदोलन में साथ नहीं दे रहा, तो उसको तेल डाल करके हत्या भी हुई। इसी प्रकार से 26 जनवरी को आंदोलन जब स्वीकृति भी दे दी गई थी किसान संगठनों के कि आइए आप एक विशेष रूट के माध्यम से अपना ट्रैक्टर का जो अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं, जलवा जुलूस दिखाना चाहते हैं, वो दिखाइए। लेकिन क्या हुआ, पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिए गए, तलवार से हमला हो गया, लाल किलों पर चढ़ करके ऐसे व्यक्तियों के द्वारा अराजकता फैलाई। यानी कि कुछ अराजक तत्व भी समाज के बीच में से निकल करके किसान आंदोलन में है, जिन पर किसान नेताओं का कोई कंट्रोल नहीं था। कुछ तो पहले तो ये हुआ कि हमने किया, बाद में चढ़ूनी हो चाहे टिकैत हो, इन्होंने खुलकर के ध्यान दिया कि ये लोग जो थे हमारे किसान आंदोलनकारियों में से नहीं थे। ये यानी कि ऐसे लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया या ऐसे लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया जो असामाजिक तत्व थे, जो समाज में किसानों के बीच में या सरकार के बीच में या आम लोगों के बीच में हिंसक भावना पैदा करके इसको डिरेल करना चाहते हैं। एक्चुअली ये डिरेल हुआ। तब आज की स्थिति ये है कि आज भी मैं कहता हूं कि अगर टिकैत और गुरनाम चौधरी 2 मुख्य व्यक्तियों के नाम हैं इस आंदोलन में, दोनों की मंशा जो है अब किसानों को भी, आंदोलनकारियों को भी, देश की जनता को भी समझ में आ गई है कि गुरनाम चौधरी का तो राजनीतिक एजेंडा क्लियर सामने आ गया।
पंजाब चुनाव सिर पर है, मैं पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, 117 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, एक पार्टी बनी, उसके मुख्यमंत्री चौधरी होंगे। आज चौधरी कहते हैं कि मैं कोई दावेदार नहीं, यानी कि राजनीतिक एजेंडा। अब टिकैत साहब का एजेंडा उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में, आप हम लगातार देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, खुद कहते हैं कि 4-5 बीघा जमीन का मालिक राकेश टिकैत जी आज अगर 400-500 बीघा के मालिक बन बैठे, अगर किसान हितकारी थे, किसान हितैषी थे, तो अपने साथी किसान भाइयों को इस प्रकार का जो उनके पास नुक्ता था। ठीक है भानु भूषण जी, ये तो इसके पीछे की बात हो गई। मुझे बताएं कि आंदोलन का हल क्या है। मैं हर चर्चा में ये पूछता हूँ, इसका हल कैसे निकालेंगे? आप कहते हैं वो वार्ता के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि आप बुलाते नहीं है, हल निकालेंगे कैसे? अब लोकतंत्र में हल जो है वो एक ही रास्ते से निकलता है और वो होता है संवाद। जब संवाद टूटता है और कहीं ना कहीं हम अड़ियल रवैये पर आ जाते हैं तो संवाद नहीं होता। संवाद टूटना ही काम है। 11-12 मीटिंगों में संवाद चल रहा था, लेकिन उस संवाद के टूटने का कारण जो रहा है वो हठधर्मिता रही है कि कृषि कानून को रद्द कर दो। मैं एक निवेदन कर रहा था, राजेश जी आप बैठे हैं, आप इस मंच से बताएं इस प्रदेश की जनता को, सब सुन रहे हैं, क्या किसानों के लिए किसी कानून की, किसी अच्छे कानून की आवश्यकता नहीं है? क्या इन कानूनों से पहले किसान बिल्कुल सुखी था? अगर सुखी था तो किसान आंदोलन या किसान नेता बार बार अच्छे कानून बनाने की वकालत क्यों करते थे? करते थे क्योंकि जरूरत। अब अगर आप लोगों को लगता है कि कानून में कहीं कुछ खामी है तो उस खामी को आज ही उजागर कर दीजिए। आज भी सरकार कहती है कि द्वार खुले हैं, आप एक ड्राफ्ट तैयार करके मीडिया के माध्यम से चाहे पब्लिक में ले जाए कि ये हमारी डिमांड है, कानून में ये गलतियां हैं, इन कानून की गलतियों को ठीक कर दीजिए और कानून स्वीकार हो जाना चाहिए। कानून पर चर्चा करके कानून बनना चाहिए। ठीक ये है। तो हम सब मानते हैं कि किसानी आज फायदे का, ठीक है, बातचीत के लिए पहल के लिए कम से कम इनको कहना चाहिए या फिर ये बता देंगे इनको किस पॉइंट पर आपसे संशोधन करवाना है, लेकिन वापसी की बात पर अड़े रहेंगे तो फिर बातचीत नहीं हो पाएगी। ठीक है, बालमुकुंद शर्मा जी, अब आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, चलिए राजेश जी इसका जवाब देंगे, लेकिन बालमुकुंद शर्मा जी। देखिए, जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ने भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ये इनकी शब्दावली के शब्द होगी। इन्होंने असामाजिक तत्व बोला, एक दिन इनकी प्रवक्ता ने मवाली बोला, कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी खालिस्तानी बोलते हैं। मैं ये कहता हूँ, ये भाजपा के लोग टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर एक बार चले जाएं तो इनकी भी आत्मा पवित्र हो जाएगी। इनको भी वहां पर एक इस तरीके का एहसास होगा कि पिछले 9 महीने से कैसे वो किसान वहां बैठा है। मैं खुद किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ। इन्होंने ये कहा कि 4 बीघे का जमींदार 400 बीघे का होगा, ये तो बहुत खुशी की बात है। कांग्रेस के शासन में इस तरीके से किसान फैला फूला है, बिल्कुल हो गया होगा। 4 बीघे का किसान 400 बीघे का हुआ तो वो इसलिए हुआ श्रीमान जी कि वो कांग्रेस के शासन में इस तरीके की सुविधा, इस तरीके का कृषि को उत्पादन में इस तरीके की बढ़ोतरी हुई, हो गया होगा 4 से 4। ये तो खुशी की बात हुई हमारे लिए। बालमुकुंद जी, एक ही किसान हुआ ना, और किसान 4 बीघे वाला 400 तक क्यों नहीं पहुंचा? बालमुकुंद जी देखिए, इसका जवाब फिर आप भी दीजिए साथ में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीति इतनी अच्छी थी कि 4 बीघे वाला 400 बीघा हो गया। बहुत सारे किसान 4 बीघे वाले थे, वो 400 बीघे तक क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान ने मेहनत की है, इसमें अकेला ना कांग्रेस की बात मैं करूंगा। किसान ने तीसरी पीढ़ी तक आए हैं हम लोग, आजादी से आज तीसरी चौथी पीढ़ी आ गई। जिन लोगों ने जिस तरीके से अपने आप को खड़ा किया है, सभी ने खड़ा किया है। आप जब देश आजाद हुआ था, कितने ट्रैक्टर थे देश में, कितने बैलगाड़ी थी, कितने कोल्लू बैल से चलते थे, आप कितने ट्रैक्टर हैं, किस तरह की उन्नत खेती हुई है। तो ये योगदान किसानों का रहा है, सरकार का सहयोग रहा है। इसी तरह अब सरकार को सहयोग करना था, सरकार पीछे उठ गई। सरकार ने, आप मेरी बात को पूरा होना दीजिए, आपको भी आज समझ में आएगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने एमएसपी दिया, ग्रीन हरित क्रांति लेकर आए, सफेद क्रांति लेकर, किसानों के पीछे खड़े होकर के किसानों का साथ दिया, किसानों ने मेहनत करी, देश अनाज एक्सपोर्ट करने लगा। आज सरकार ने हाथ खींच लिया किसानों से और इनको पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। सरकार ये चाहती है कि ये व्यापार ऐसा बन जाए खेती कि ये किसान उत्पादन करें और उद्योगी घराने खरीदें, सरकार बीच से निकल जाए, 2-4 साल में मंडियां खत्म हो जाए। आज जिसको जरूरत है, गरीब को, दबे कुचले को, मजलूम को, किसान को, सरकार की जरूरत रहेगी हमेशा। तो सरकार उससे हाथ खींचना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि जो इसको पूरे बाजार के हवाले किया जाए, पूंजीपति खरीदें और सरकार कहीं ना रहे। लेकिन ऐसा ये गुनाह करने वाले थे वो तो किसानों को, इस बात के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये जो हमारे सारे किसान साथी संयुक्त किसान मोर्चा बना करके 40 साथी जो है जाकर के केंद्र सरकार के दरवाजे पर जाकर के बैठ गए
केंद्र सरकार को तो तब पता चला, अदरवाइज केंद्र सरकार तो ये मान रही थी कि इस देश में ऐसे ही चलेगा, हम कुछ भी कानून थोप देंगे, किसान चुपचाप साइन कर लेगा। तो ये तो बहुत मुबारकबाद के पात्र हैं। और इतना बड़ा बलिदान, 500 किसानों ने अपनी जान की आहुति दे दी वहां बॉर्डर पे बैठ करके, और उसको भी ये लोग धर्म जाति में बांट रहे हैं, उस आहुति को भी। और ये जो ऐसे लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, हिंदू मुस्लिम, जाट नॉन जाट, पति पत्नी, क्षेत्रवाद, कहाँ तक बांटेंगे समाज को। लेकिन जब तक नई नई तस्वीरें आती हैं, आज सब किसानों के बेटे जो ये गोल्ड मेडल लेके आए हैं, उनको जो तराशने वाले, उनके जो उनके गुरु हैं, जो उनके शिक्षक हैं, वो अलग अलग धर्मों के हैं। आज एक गंगा जमनी तहजीब का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। और जिस तरीके से हमारे साथी ने गोल्ड मेडल जीत करके सरदार मिल्खा सिंह जी को समर्पित किया है, ये हमारी तहजीब है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी जाति है, ये हमारी हर शख्स, एक मुझे जीवन लगता है पद्धति कहीं ना है कहीं खेती किसानी इन से तो लोगों ने जुड़ा उसको हुआ ही बांटा है, है। क्योंकि देश के अंदर ही खेती किसानी बसती है। लेकिन मुझे बाल मुकुंद जी एक बात समझाएं, क्योंकि अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि बातचीत से ही सिर्फ इसका रास्ता निकल सकता है, तो संशोधन पर बातचीत क्यों नहीं हो रही है? किसान कह रहे हैं कि इसको वापस करें, वापस से कम पर हमको कुछ मंजूर नहीं, तो क्या ऐसे बातचीत का रास्ता निकल सकता है? दो चीजें हैं सर, दो चीजें बिल्कुल आपको समझने की जरूरत है। ये संविधान में जो संशोधन होता है या कोई नया कानून बनता है, सरकार बनाती है, वो लोगों की जरूरत के अनुसार बनाती है। जब जब अपराध बढ़ता है, अपराध में भी सख्त कानून आते हैं, फांसी की सजा आती है, उम्र भी घटाई गई है। इस तरीके से जब जरूरत होती है तो कानून बनते हैं, संविधान में परिवर्तन होंगे, संशोधन होंगे, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन जब किसान ने कभी मांग ही नहीं की है, हिंदुस्तान में दूर दूर तक आपको सुना हो, आप बता दीजिए, आप तो हमारे से भी विद्वान हैं, कि किसान कभी सड़कों पे आया हो कि इस तरह के 3 काले कानून बना दे हमारे लिए? कभी किसी ने कोई मांग रखी हो, कोई मांग पत्र सरकार के पास, सरकार सार्वजनिक कर दे कि मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, हरियाणा से, पंजाब से किन किसान यूनियनों ने, इंडिविजुअल किसी किसान ने ये मांग रखी हो कि हमारे लिए ऐसे बना दो। दूसरी बात, सरकार ने ये कानून बाद में बनाया, उससे पहले जो उद्योगपतियों के गोदाम बन चुके हैं, आपके पानीपत में समालखा के पास बन रहा है, पुंडरी के पास बन रहा है, अम्बाड़ा के पास, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड भेज रहा हूँ, आपको मैं मेल कर दूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक जो क्वांटिटी की सीमा जो आवश्यक अधिनियम में संशोधन करके उनको छूट दे दी कि भाई कोई कितना ही खरीदे, यानी कि 2-3 आदमी सर जो हिंदुस्तान के बड़े उद्योगी घराने वो सारी जमीन खरीद ले और अपने सारा माल खरीद ले और अपने आपसे रेट तय करे। ये जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल दबे कुचले आखिरी छोर बैठे, जिनकी आमदनी 100 रुपये नहीं है, जिसको हमने मनरेगा में कवर किया, कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा लेके आई और 100 दिन का रोजगार दिया। फिर मुझे बताएं हल क्या है? उन लोगों को जब जो हल क्या है? नहीं, मेरी बात सुनिए, जो कानून में अधिकार है, भोजन का अधिकार मूल गारंटी है, सरकार वो कहां से देगी? अगर औद्योगिक घराने खरीद लेंगे, सरकार को इतना अनाज खरीदना पड़ेगा कि हमें गरीब लोगों में बांटना पड़ेगा। ये चलने वाली पत्ती है, ये कम से कम 50 साल 100 साल चलेगी। तो सरकार इस सबसे भाग रही है। सरकार इस पूरे देश को एक औद्योगिक टापू में बदल करके, घरानों को सोच करके अपना चैन की नींद सोना चाहती है। ये ना ही होगा। विजेंद्र रेड्डी जी। हाँ, आयुष जी नमस्कार। देखिए, मैं इस मुद्दे के ऊपर यही कहना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि 9 महीने से आंदोलन चल रहा है, बल्कि 1.25 साल हो गए, ये जून में आंदोलन शुरू हुआ था। और किसी भी देश की जो सरकार है, हमारे संविधान में ये साफ लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है और सरकार को जनता की इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। आज पूरा हिंदुस्तान किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है और तीनों कानूनों का विरोध कर रहा है। तो सरकार इसको संज्ञान में क्यों नहीं लेती? जब पूरा हिंदुस्तान इसके विरोध में खड़ा है, सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक संगठन कहते हैं कि ये कानून गलत है, गलत है, गलत है, फिर भी सरकार इसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? एक ही बात की रट लगा रही है कि हमने 12 दौर की वार्ता कर ली, कोई समाधान नहीं निकला, आगे हम वार्ता तभी करेंगे जब किसान इस अपनी जिद को छोड़ेंगे कि कई तीनों कानूनों को वापस लो। तो संवाद सरकार तोड़ रही है, किसान नहीं तोड़ रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट सरकार के लोग कर रहे हैं कि सरकार ने जिद लगाई है कि अगर किसान इस जिद से उल्टे हटेंगे कि तीनों कानून वापस लो, तो हम वार्ता के लिए तैयार होंगे। पहली बात तो ये कहूंगा कि सरकार ने स्वयं इस वार्ता को तोड़ा है। दूसरी बात, ये हमारे भाई बार बार कहते हैं, कई डिबेटों में पार्टिसिपेट किया है, बार बार कहते हैं कि इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है। और किसान चारों तरफ से जोर आवाज लगा करके कह रहे हैं, हर बुद्धिजीवी वर्ग कह रहा है, बार एसोसिएशन कह रही है कि इसमें गलत ही गलत है, ठीक तो है ही नहीं। इतने लंबे समय में 1.25 साल के दौर में ये लोगों को समझा क्यों नहीं पाए कि इसमें गलत नहीं है? क्यों नहीं समझाते हो? सब कहते हैं कि गलत है। अभी भाई ने 2-3 पॉइंट गिनाए
कि आंदोलन का शुरुआत में 3 पॉइंट थे, लेकिन जो मुख्य पॉइंट है तो इन्होंने भी गौण कर दिया उसको। मुख्य पॉइंट है एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी जाती। अगर किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, जिस प्रकार से आज बिहार में और अन्य राज्यों में हाल है, 1950 का भाव का गेहूं 1100 और 800 में बिक रहा है, मक्का 800 में बिक रहा है। किसान, मेरे भाइयों भाजपा वाले, ध्यान देकर के सुन लो, किसान इस देश का अन्नदाता है, कृषि आधारित भारत की अर्थव्यवस्था है। अगर कृषि को बर्बाद कर दोगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश की आत्मा के साथ मत खेलो। इस देश की आत्मा किसान है, किसान की इच्छा के अनुसार काम करो, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था डटी हुई है। अब कोरोना काल में चारों तरफ से आपके उद्योगपतियों ने तो इस देश की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था, नष्ट हो गई थी। आखिर किसान ने ही इस देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, इस अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने का काम किया है। जहां तक आयुष जी समाधान की बात कर रहे हैं, इसका सीधा सा समाधान है कि सरकार अपनी हट को छोड़ दे, हट को छोड़ दे, किसानों का एक संगठन को शामिल करे, तीनों कानूनों को रद्द करे, रद्द करके किसानों को ऑफर दे कि लो भाई आप ड्राफ्ट बना करके दो, सरकार के प्रतिनिधि साथ में होंगे, उन ड्राफ्टों के ऊपर देश में विस्तृत चर्चा हो और उस चर्चा के बाद कुछ समाधान निकल करके आएगा और फिर वो कानून लागू करो। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चोर दरवाजे से इन कानूनों को लागू किया, यहीं पर सरकार की नीयत में खोट साफ साफ दिखाई दे रहा था। क्यों नहीं इसके ऊपर चर्चा करवाएगी? पहले कानून लागू होता है, बाद में लोकसभा और राज्यसभा में इसके ऊपर बहस करवाने का काम किया जाता है और वहां भी बलपूर्वक इनको पास करवा लिया जाता है। सबसे बड़ा कसूर तो इस सरकार का यही है कि जबरदस्ती इन कानूनों को थोपा गया है। एक देश सत्र की देश के लिए कानून है तो देश सत्र पर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, फिर इसका समाधान निकल करके आता, फिर ये कानून लागू होते। इस बात से साफ साफ जाहिर होता है, इस बात को आप लोग मान लो मेरे भाई भारत भूषण जी, ये सत्य है कि आपकी सरकार के ऊपर पूंजीपतियों का दबाव है। चाहे आपसे गलती से उनके साथ पहले में एग्रीमेंट हो गया होगा, आपको ये भरोसा नहीं था कि किसान इतना जबरदस्त इसका विरोध कर देगा और कहीं ना कहीं आपके मन में ये मंशा थी कि किसान भोला भाला है, जो लागू करेंगे वो मान जाएगा। आज किसान बहुत जागरूक हो चुका है, हर किसान के घर में एडवोकेट हैं, हर किसान के घर में पढ़े लिखे लोग हैं, हर कानून की एक एक लाइन को पढ़ते हैं, समझते हैं, तभी बात करते हैं। फिर भी जब इतना लंबा चल गया तो कहीं ना कहीं तो इसमें खोट है ही, ये मान करके भी आपको किसानों की बात मान लेनी चाहिए। इस देश की व्यवस्था को बचाना है, किसान को बचाना है, किसान बचेगा तो व्यवस्था बचेगी। और एक आयुष जी, एक लास्ट बात है, देखिए भाई, या तो इस आंदोलन को खत्म कर दो, नहीं तो ये देश का जो विनाश हो रहा है ये हम मेरे को भी सेध देगा और आपको भी सेध देगा। इसको ठीक करना बहुत जरूरी है और इसको आप ही कर सकते हो। इसका कितना बड़ा नुकसान है, हर नागरिक को ये नुकसान सहन करना पड़ेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि किसान की बात को मान लो। राजेश जी, क्या संशोधन पर बातचीत नहीं हो सकती है? सिर्फ यही कहना कि नहीं वापसी से कम पे कुछ भी मंजूर नहीं है? आयुष जी, जो रेड्डू साहब ने जो बातें कही हैं वो सारी बातें एक नंबर की कही हैं इन्होंने। संशोधन की बात तो जैसे हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि काला कानून क्या है, तो एक एसडीएम के पास जाने की पहले पावर थी, एसडीएम से बाहर नहीं जा सकते थे। और जब डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे ग्रीवेंस की मीटिंग होती है तो जो कैबिनेट मिनिस्टर आता है उसको रिसीव करने के लिए डीसी और एसपी गेट पे पहुंचते खड़े गए और उसको छोड़ने जाते हैं तो एसडीएम तो वहां पर फाइल खड़ा रहता है। एसडीएम, आपने सबसे काला कानून ये है कि आपने कोर्ट में जाने की परमिशन नहीं दी। दूसरी बात कही हमारे रेड्डू साहब ने कि एमएसपी अभी गिरा रहे हैं, एमएसपी पे कोई फसल नहीं बिक रही है। आज जो किसान की एमएसपी फसल है वो बिक जाए तो किसान पूरा भरपूर हो जाएगा। किसान को इन पे विश्वास इसलिए नहीं रहा कि इन्होंने एमएसपी का कानून बनाया नहीं, वो कहते गारंटी है न खत्म होगा। और इस पे कानून बनाया वो भी अध्यादेश लाके, अध्यादेश सब लाया जाता है जो इमरजेंसी होती है। तो सरकार की जो नीति है और दूसरा कोर्ट नजर आता है, जिस कारण किसानों को इस सरकार पे विश्वास नहीं रहा। दूसरी बात ये कहा हमारे रेड्डू साहब, बीजेपी के प्रवक्ता ने कि मंडियां खत्म नहीं होंगी। आप देखो सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल की क्या दुर्दशा हो रही है, ऐसे ही मंडियां हो जाएगी और मंडियों में तो सरकारी अधिकारी भी नहीं है, सिर्फ आड़ती है, प्राइवेट जो अपने घरों भाग जाएंगे एक साल के अंदर। तो प्रवक्ता साहब आप ये समझो कि जो आप इस देश के स्कूल को और हॉस्पिटल को नहीं बचा पा रहे हो तो आप इन मंडियों को कैसे बचाओगे? आपके जितने भी नेता होते हो भागकर बेदांत पहुंचते हैं, ये कभी जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में? कभी जाते हैं कोई मंत्री आपका सरकारी हॉस्पिटल में?
अरे आप तो खुद समझदार हो गए, मैं जानता नहीं, आपको थोड़े दिन में आए यहाँ पे, लेकिन आप ऐसी बातें मत करो, किसानों की फ्लोर की बात करो, जिससे कम से कम हम भी आपका साथ भी मान लेंगे, आप बीजेपी के नए होके किसानों की बात करने आए हैं। रही बात है आपके आयुष जी, ये जब तक ये कानून वापस होकर, जो हमारे रेडू साहब ने कहा है ना कि जब तक की सरकार अपने इन वापस करके और नया मसौदा तैयार करके और किसानों को बीच में लेके, उनको विश्वास में लेके, जब तक ये कानून आगे नहीं बढ़ेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। और कहा इन्होंने कि हर घर के किसान के अंदर एक एक वकील है, वो पक्का है, एक नहीं कई के वकील हैं। आज जिन में तो 15 अगस्त के लिए ट्रैक्टर देखे आपने, कितने शानदार ट्रैक्टर है, किसान जो है भूखा नहीं मरता है, वो गड्ढे पानी निकालता है और फिर फसल पैदा करता है और उसकी 6 महीने इंतजार करता है। अगर जो सरकारी अधिकारी होते हैं ना, कर्मचारी होते हैं, उनकी अगर सैलरी 1 महीना नहीं मिले ना तो वो भूखे हो जाते हैं और वो जलगान लग जाते हैं, हमें तनख्वाह नहीं मिली, 6 महीने वेट करते हैं और 6 महीने बाद फसल डालते हैं मंडी में और फिर उसके 2-3 महीने बाद वो उसका पैसा मिलता है। जैसे आपके प्रवक्ता ने कहा था कि हमने ब्याज दिया, अरे ब्याज क्यों दिया? क्योंकि आपने फसल की पेमेंट टाइम पर नहीं करी, इसलिए आपको ब्याज देना पड़ा। इसलिए किसानों के साथ आप ऐसा व्यवहार न करें कि किसानों का आपसे विश्वास उठ जाए और इस जैसी जो रीढ़ की हड्डी है वो खत्म हो जाए। और जैसे कि पहले किसान न हो तो आपको गेहूं इंपोर्ट करना पड़ता था और अमेरिका का लाल गेहूं खाना पड़ता था हमें, वो याद करो वो दिन 64 के टाइम से पहले की बातें, जब नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री होते थे। उसके बाद शास्त्री जी ने ये क्रांति लाए थे और आप आज आराम से खा रहे हैं अपने गेहूं वगैरह, ये उस क्रांति का फल है। अगर वही हालत दोबारा हो गए तो आपको ये 200 रुपए किलो गेहूं नहीं मिलेगा आटा, फिर आप देखोगे क्या हो गया जिसका। तो इसलिए आपसे विनती है आयुष जी, मेरी आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो बीजेपी के नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनको सद्बुद्धि दो जिससे वो किसानों की बात माने और इस आंदोलन को जब हम खत्म करेंगे, जब हमारे तीनों कानून हैं, राजेश जी आपकी बात को तो सुन ही रहे हैं ना, भारत भूषण ज्वाल जी सुन ही रहे हैं, जाएगा हमें इनका विश्वास हो जाएगा और हम अगली वार्ता के लिए तैयार रहेंगे। हम वार्ता में कभी पीछे नहीं हटते हैं, जब बुलाएंगे हम तब जाते हैं, लेकिन हम इनके द्वारे जाएंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात और, भारत भूषण जी से पहले मेरी एक बात सुन ले तो धन्यवाद होगा आपका, बड़े काम की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ आयुष जी कि ये जो कानून है, कानून जो बने हुए हैं, ठीक है, हिंदुस्तान का किसान इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए आंदोलनरत है, लेकिन साथियों हिंदुस्तान के नागरिकों से मेरा निवेदन है कि इन कानूनों के लागू रहने से यदि किसान का आंदोलन सफल नहीं हो पाता है तो जितना ज्यादा नुकसान नॉन फार्मर को होगा, शायद फार्मर को ना भी हो इतना, नॉन फार्मर को इससे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि फार्मर तो कहीं ना कहीं अपनी जरूरत की खाद्य वस्तुएं फिर भी अपने घर में रख लेगा, लेकिन जो डेली खरीद करके खाने वाला है, जो वीकली खरीद करके खाने वाला है, जिसको पूर्ण रूप से मार्केट से दाल तिलहन और अनाज खरीदने हैं, उनको तो वो ब्लैक वाले ही खरीदने पड़ेंगे भारत भूषण जी, वो कहाँ से खरीदेंगे? चलिए आप भारत भूषण जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। प्रभावित होगा इससे, पूरा हिंदुस्तान प्रभावित होगा। हमारा कानून सफल नहीं होगा, हमारा कानून 100% सफल होगा। ठीक है, भारत भूषण जी आप जवाब दें। आयुष जी मेरे साथ अभी आपने 3 प्रवक्ताओं ने बात रखी है, चाहे किसान नेता है, चाहे अपना कांग्रेस से है, चाहे नेता है, मुझे भी उतना ही समय दे दीजिए उत्तर देने के लिए। मैं कांग्रेस से बात को शुरू करता हूँ। बाल मुकुंद जी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में ही किसान जो है संपन्न हुआ, सब कुछ हुआ। आपके कार्यकाल में 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। स्वीकार कर लीजिए कि किसान की हालत अच्छी नहीं थी, किसान जो है बिल्कुल मार्जिन पे रहा, किसान फायदे का सौदा नहीं हुआ, इसीलिए आत्महत्याएं भी होती रही, इसीलिए किसान कर्ज में डूबता चला गया। उस किसान को उबारने के लिए आपने कहा कि किसी किसान संगठन ने कभी कोई मांग नहीं की, गलत बयान मत कीजिए। देखो चैनल पर किसान संगठनों की, किसानों की, राजनीतिक दलों की भी हमेशा ये मांग रही है कि किसानी फायदे का सौदा नहीं, इसको इम्प्रूव करने के लिए, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए इसीलिए स्वामीनाथन आयोग की गठन किया गया था। इसीलिए स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि किसान के हित में ये काम होना चाहिए। तो पहले तो इस बात को स्वीकार कीजिए कि किसान के लिए कानूनकार, किसान को उत्थान के लिए, किसान को खुशहाल बनाने के लिए कानूनों की या प्रावधानों की आवश्यकता थी। दूसरी बात, मैं इन्होंने के साथी की तरफ आऊंगा। आपने बहुत अच्छी बात करी रेड्डू साहब कि किसान संगठनों को चाहिए था कि अपना एक ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को दे, अभी आपने कहा, लेकिन 9 महीने के कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ। रेड्डू साहब आपने ये भी कहा कि हर किसान के घर में एक वकील भी है। जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लेकर के कानूनों को निरस्त कर दिया और कहा कि 1.5 साल तक निरस्त रहेंगे, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसान के घरों में वकील छोटे नहीं है, बड़े बड़े वकील भी हैं किसान परिवारों से, तो वो अगर उस कमेटी में जो 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, उस समिति में अपने सुझाव दे देते तो सरकार तो एक किनारे हो गई थी, माननीय उच्चतम न्यायालय और वो समिति उस पर चर्चा करती और जो भी उसमें से निष्कर्ष
देश को मानना पड़ता, क्योंकि सर्वोच्च संस्था उच्चतम न्यायालय है। तीसरी बात अभी विजय जी ने बात की, राजेश दहिया साहब ने, राजेश दहिया जी इस बात को तो मानते हैं कि किसानी जो है फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन इनकी शंकाएं बिल्कुल अभी आई। एक तो इन्होंने कहा एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही, दूसरा इन्होंने कहा कि भाई एसडीएम तो या प्रशासन के अधिकारी तो मंत्रियों को और सरकार के लोगों के लिए सल्यूट करते हैं, या उनकी बात को माने। मूलभूत अधिकार है एक देश के नागरिक का कि अगर वो न्यायिक प्रक्रिया में एसडीएम है, डीसी है, इनकी कोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं होता किसी निर्णय से, तो वो सिविल कोर्ट में जा सकता है। ये तो मूलभूत अधिकारों में। और फिर जब सरकार ने कहा कि ये लिखित में देना, तो हम लिखित में भी देने को तैयार है कि अगर एसडीएम के फैसले से कोई किसान संतुष्ट नहीं है तो वो अदालत जा सकेगा, ऐसा लिख के देने को सरकार ने स्वयं कहा। मंडियों की बात आपने कही कि जो पूंजीपति आ जाएंगे तो वो धन इस अनाज का भंडारण कर लेंगे और आम आदमी के पास भंडारण के कारण जो है उपलब्ध नहीं रहेगा अनाज, बड़ी कीमतों पर लेना पड़ेगा। अजी आप आज मानिए कि अभी तक आड़ती लोग जो है मंडियों में काम करते थे, किसान आड़ती के माध्यम से काम करता था। अरे भारत सरकार ने तो किसानों के खाते में आड़तियों को छोड़ करके डायरेक्ट पैसा भेजना शुरू कर दिया। एमएसपी पर जो खरीद हो रही है, जो इतने देश के इतने बड़ी जनसंख्या को राशन मुहैया करा जाता है, उसकी खरीद कौन करती है? सरकार करती है। उसका पैसा सरकार ने सुनिश्चित किया कि किसान के खाते में सीधा चला जाए, बजाय कि आड़तियों के माध्यम से जाए। तो सरकार ने तो ये कोशिश की कि किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा जाए, ताकि जो पैसा ऊपर से चलता है किसी और बिचौलिए के माध्यम से न जाकर किसान को मिले। विजय जी, राजेश जी, आप अच्छी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर समाधान की तरफ जाना चाहें तो आज मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आप उदाहरण जाकर के, मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, सार्थक चर्चा पेप्सिको ने पंजाब के संगरूर जिले में यूनिट लगाया हुआ, बहुत पहले साल से कांग्रेस के समय में खुद अमरिंदर सिंह उस समय अकाली सरकार में कृषि मंत्री होते थे, उन्होंने लगवाया था। और उसमें जो किसान को टमाटर और आलू की खेती का खरीद करती थी और चिप्स बनाती थी, सॉस बनाती थी, और आसपास के कम से कम 6000 एकड़ भूमि के किसान उसमें आलू और टमाटर उगा करके बीज भी पेप्सिको कंपनी देती थी और उस कंपनी को प्रोसेसिंग प्लांट में देती थी। उदाहरण के तौर पर भी रायपुर है, रायपुर कला लुधियाना में, वहां पे अडानी ने 2018 में जो अपना वो किया था लॉजिस्टिक पार्क, 5000 करोड़ रुपए सालाना सरकार को उस लॉजिस्टिक पार्क से आय होती थी और उसमें लगभग 500 कर्मचारी काम करते थे। उसके आसपास रिलायंस के 275 ऐसे स्टोर थे जिन पर किसानों का उत्पाद बिकता था। वो स्टोर्स बंद हो गए। अभी उदाहरण के तौर पर फिरोजपुर में एक और अडानी का बहुत बड़ा प्लांट था, प्रोसेसिंग प्लांट फूड का, जिसमें आज की तारीख में 7000 टन चावल पड़ा हुआ है, जिसको किसानों ने घेर रखा है, उसे रिलीज नहीं होने दे रहे। वहां पे सरसों का तेल है, वहां पे रिफाइंड ऑयल है। उन यूनिटों को बंद करने से 5000 परिवार के किसान परिवारों के बेटे ही बेरोजगार हो गए हैं। टोल नाकों पर जो बेरोजगारी छाई है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसान हितैषी काम करना है तो ये देखिए कि अगर 17, 18, 19, 20 में ये लगे तो तब तो प्लांटों को रोकने का काम नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कुल मिलाकर के कि किसान आंदोलनकारियों को जो शुरू में 3 बातें थी उन पर सरकार तैयार थी, आज भी तैयार है, लेकिन राजनीतिकरण होने के कारण किसान के जो नेता थे, किसान संगठन थे, पृष्ठभूमि में चले गए। राजनीतिक एजेंडे को लेकर के जो किसान, चाहे गुरनाम चौधरी हो चाहे राकेश टिकैत हो, मैं दोनों का नाम खुल करके कह रहा हूं कि दोनों में आज तक उदाहरण मैं दे सकता हूं कि चौधरी जी ने भी शुगर मिलों के आगे धरना प्रदर्शन करके शुगर मिलों के मालिकों से पैसे ऐंठने का काम किया। किसानों का विश्वास उनमें भी नहीं है। इलाहाबाद शुगर मिल, नारायणगढ़ शुगर मिल, टिकैत साहब का जो अभी पहले तो बात मुकुंद जी कि वो तो इसलिए फल फूल गए, उन्होंने मेहनत की। अरे जिस प्रकार से प्रणब मुखर्जी जी ने अपने परिवार की इनकम टैक्स उसमें दिखाया कि गमलों में गोभी उगाने के कारण सब्जियां उगाकर कर करोड़ों रुपए का व्यापार कर लिया, किसानों को समझाया होता तभी किसान करोड़पति हो गए होते। मैं एक निवेदन अंत में ये करना चाहूंगा, अगर वास्तव में हम इस समाधान की ओर जाना चाहते हैं, निवेदन है आपसे, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय की समिति है, चाहे सरकार इन्वाइट कर रही है, आप बना लीजिए सारे इन कानूनों को, बिल्कुल इसका कोई प्रावधान है किनारे छोड़ करके नए कानून की एक आप जो संस्तुति करना चाहते हैं, जो प्रस्ताव रखना चाहते हैं, बना दीजिए। सरकार अगर ना कहे तो ये चैनल के माध्यम से हम रोज आपस में बैठते हैं, हम कसूरवार हो जाएंगे कि आपकी बात को सरकार जो है सुन नहीं रही, आपके संशोधनों को, आपके प्रस्तावों को ध्यान नहीं दे रही है, चर्चा नहीं कर रही है। अभी देखो
राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, चाहे ओम बिरला जी हो, चाहे राज्यसभा में अध्यक्ष हो, दोनों ने कहा कि 0 आवर में किसान बिलों पर, कृषि बिलों पर चर्चा होनी चाहिए। बताई हुई नहीं हुई। कांग्रेस, विशेषकर कांग्रेस उठ करके बाहर चलेगी, जबकि किसान आंदोलनकारियों ने, किसान नेताओं ने यह कहा था कि हम संसद के चलिए बालभूषण जुएल जी, आपने जो बात कही है, मुझे लग रहा है राजेश दहिया जी बहुत सीनियर वक्ता हैं और वो इस बात को जरूर रखेंगे और हम लोग उम्मीद यही करेंगे कि कम से कम ये हल की ओर जरूर बढ़े, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। दोनों ही पक्ष को बैठ करके जब तक इसका हल नहीं निकालेंगे तब तक यह समाधान की ओर हम बढ़ नहीं पाएंगे। फिलहाल मेरे पास अब और समय नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि बड़ा सवाल अभी भी ये बरकरार है कि आखिर इसका हल कैसे निकलेगा। हालांकि इस चर्चा के माध्यम से जो सुझाव दिए गए हैं, अब देखना यह है कि इस पर किसान संगठनों का आगे का रुख क्या रहता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।